नमस्कार विद्यार्थियों, आर्यव्रत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा विषय रहने वाला है वो विषय रहने वाला है छंद परिचय। और छंद परिचय, छंदों के बारे में हम जानेंगे। छंद क्या करता है? छंद हमें इसी प्रकार श्लोकों को बोलना सिखाता है। छंद एक निश्चित व्यवस्था है वर्णों की। वर्णों की क्या है मित्रों? एक निश्चित व्यवस्था है जो कि प्रत्येक छंद को, प्रत्येक तरीके को अलग करती है। प्रत्येक श्लोक को किस प्रकार गाया जाए, कितने इसमें वर्ण होंगे, कहाँ पर इसके अंदर यति होगी, कहाँ पर विराम होगा, क्या इसकी लय होगी, जो हमें यह बताए वो क्या कहलाता है मित्रों? छंद कहलाता है। ठीक है। छंद क्यों आवश्यक हैं? छंद मित्रों संस्कृत साहित्य के अंदर श्लोकों को पढ़ने के लिए आवश्यक हैं। क्यों? क्योंकि जब हम गद्य पढ़ते हैं तो उसमें किसी प्रकार की लय नहीं होती है, किसी प्रकार की गति नहीं होती है, किसी प्रकार का विराम नहीं होता है। लेकिन गद्य से पद्य को अलग कौन करता है मित्रों? गद्य से पद्य को अलग करने वाला ही छंद है। ठीक है। क्योंकि जब हम छंद पढ़ते हैं तो हमें एक प्रकार का आनंद आता है, उनको गा गा के जोर जोर से पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं, जो वर्णों की संख्या, जो यति, इनको जो एक निश्चित क्रम में करे, जो इनकी निश्चितता को लेकर के आए, जो हमें बताए कि तुझे रुकना कहाँ है, तुझे गाना कहाँ है, तुझे कैसे गाना है, कैसे पढ़ना है, जो सारा कुछ हमें बताता है वो क्या कहलाता है मित्रों? छंद होता है। ठीक है ना। और छंद के जो आदि आचार्य रहे हैं वो पिंगल रहे हैं। और छंद को क्या कहा गया है मित्रों? छंद के बारे में सबसे पहली परिभाषा जो हम सामान्य तौर पर पढ़ते हैं, जो हमें पढ़ाई जाती है, वो है यद अक्षर परिमाणम तच्छंदः। यद अक्षर परिमाणम तच्छंदः। पद्य लिखते समय वर्णों की एक निश्चित संख्या रखनी होती है। ठीक है। यह निश्चित संख्या क्या करती है? यह छंदों को अलग अलग करती है, जो आगे हम पढ़ेंगे कि पद्य लिखते समय वर्णों की एक निश्चित संख्या रखनी होती है। इसी निश्चित संख्या को क्या कहते हैं मित्रों? छंद कहते हैं। ठीक है। वर्णों की अगर संख्या निश्चित नहीं होगी तो किसी की भी हम लय नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, क्या आवश्यक है कि पद्य को लिखते समय वर्णों की एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना। इसे ही क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। और छंदों के बारे में क्या बताया गया है? छंद पादौ तु वेदस्य, कि छंदों को वेदों के पैर कहा जाता है, पाँव कहा जाता है। जिस प्रकार हमारे शरीर को चलने के लिए हमारे पाँव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वेद मंत्रों को, वेदों को जानने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? छंद की आवश्यकता होती है। छंदों को जानने की आवश्यकता होती है मित्रों। ठीक है। कि वेदों के मंत्र कैसे चलते हैं? वो छंदों के माध्यम से ही तो चलते हैं। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? यद अक्षर परिमाणम तच्छंदः, कि पद्य को लिखते समय जो वर्णों की एक निश्चित संख्या होती है, ठीक है, उसे ही क्या कहा जाता है? छंद कहते हैं। वैसे छंद का अर्थ होता है आच्छादन या आह्लादन। ठीक है ना। तो और क्या कहा? छंदों को किसके पाँव कहा गया है? वेदों के पैर कहा गया है। इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखने योग्य बात है। और उसके बाद में इसके आदि आचार्य कौन हुए? छंदों के बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन थे? हमें पिंगल मुनि थे। ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो हमें जाननी चाहिए थी। पेपर के अंदर प्रश्न कैसे आएगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। जब हम छंद पढ़ रहे हैं तो हमारे एग्ज़ाम के अंदर हमें प्रश्न कैसा मिलेगा? तो रीट का जो एग्ज़ाम होगा हमारा, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा कि आदि आचार्य कौन थे, ये क्या था, उसके बारे में सीधा सिंपल सा प्रश्न आएगा। एक श्लोक दिया होगा और प्रश्न पूछा जाएगा, अस्मिन श्लोके छंदः अस्ति। इस श्लोक में छंद है। तो श्लोक दिया होगा, नीचे 4 छंदों के नाम दिए, अनुष्टुप छंद, उत्प्रेक्षा छंद, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा। तो हमें क्या करना है? उस श्लोक को पढ़ करके जो लक्षण उन छंदों का श्लोक पे घटित हो रहा है, हमें वो ही क्या करना है? सही करना है। मतलब हमें श्लोक के छंद को बताना है। इस प्रकार का हमसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। तो देखो, 2 तरीके होते हैं छंदों के बारे में जानने के लिए।
एक तो होता है सामान्य, कक्षाओं का जो तरीका होता है, जो पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? आपको छंद के लक्षण के बारे में बता दिया जाएगा कि इसमें इतने यगण होते हैं, इतने तगण होते हैं, इतने मगण होते हैं, इतने रगण होते हैं, इतने भगण होते हैं, ठीक है। और या सीधा सा आपको रटवा दिया जाएगा, इतने वर्ण होते हैं, यहाँ पर यति होती है, इस प्रकार का जो मिले वो ये छंद होता है। लेकिन हम दोनों तरीक़ों से ही पढ़ेंगे। सबसे जो उत्तम तरीका है और मुझे जो लगता है, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, कभी जिस तरीके से मैंने छंदों को पढ़ा है, मेरे कभी भी आंसर उत्तर गलत नहीं गए हैं। हमें क्या करना है, हमें छंदों के जो लक्षण आएंगे उन्हें गाकर पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो जब गाकर पढ़ेंगे तो जिस भी लय से वो गाया जा रहा है, जिस छंद की लय से वो श्लोक गाया जा रहा है, वही उसमें क्या होगा, छंद होगा। तो आदि आचार्य कौन रहे? पिंगल मुनि। और कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो बार बार हमारे सामने आएंगे, उसके बारे में पहले ही जान लेना चाहिए क्या क्या होता है। एक शब्द होता है गति। गति किसे कहते हैं? चाल, कि छंद चलेगा कैसे, ठीक है ना, किस प्रकार गाया जाएगा। एक होती है यति। यति माने विराम। विराम का मतलब है कि प्रत्येक छंद का एक नियम होता है। जैसे मैंने एक श्लोक पढ़ा था पहला कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। तो जो मैंने ये श्लोक पढ़ा उसके अंदर मैं जहाँ रुका, एक सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए मैंने क्या लिया? विराम लिया। इसी रुकने को ही क्या कहते हैं? यति कहते हैं। उसके बाद में लय आती है। लय माने गाने का एक तरीका होता है कि किस प्रकार गाया जाए। और उसके बाद में आता है चरण या पाद किसे कहते हैं। श्लोक का जो चौथा भाग होता है, चतुर्थांश होता है, उसे क्या कहेंगे? चरण कहेंगे। प्रत्येक श्लोक के कितने चरण होते हैं मित्रों? 4 चरण होते हैं, ठीक है ना। तो ये थी सामान्य जानकारी। आगे पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर याद रखने वाली क्या क्या बातें हैं। जो सबसे पहले ये अक्षर परिमाणम तच्छंदः, कि पद्य लिखते समय वर्णों की एक निश्चित संख्या रखनी होती है। इस निश्चित संख्या को क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। छंदः पादौ स्तु वेदस्य, छंदों को वेदों के पैर कहा गया है। आदि आचार्य कौन हुए? मुनि पिंगल हुए। और महत्वपूर्ण शब्द क्या होता है? गति कहते हैं चाल को, यति विराम को, लय होता है गाने का तरीका कि किस प्रकार गाया जाए। चरण क्या होता है? चरण या पाद किसे कहेंगे? श्लोक के चौथे भाग को क्या कहते हैं? चरण कहते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मित्रों, यह जानने के बाद बात करते हैं छंदों के प्रकार की। छंद कितने प्रकार के होते हैं हमें पता होना चाहिए दोस्तों। छंद 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। वैसे तो हम पढ़ते हैं लौकिक छंद और वैदिक छंद अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन जो सिलेबस हम कर रहे हैं उसके लिए इतना ज़्यादा जानने की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर हम सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड पढ़ेंगे तब हम उनके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो होता है वर्णिक छंद होता है, वर्णिक को वृत्तम भी कहा जाता है। और दूसरा होता है मित्रों मात्रिक छंद, और मात्रिक को जाति नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वर्णिक छंदों का निर्धारण किन के आधार पर होता है? तो वर्णिक छंदों का निर्धारण जो होता है वर्ण संख्या के आधार पर होता है, वर्णों के आधार पर होता है, ठीक है। और उसके बाद में मात्रिक छंद है, उसका आधार किसके, उसका जो निर्धारण है किसके आधार पर होता है मित्रों? उसका आधार मात्रा की गणना के आधार पर होता है, ठीक है। मात्राओं के आधार पर जिसका निर्धारण हो वो कौन सा छंद होता है? मात्रिक छंद होता है। और जिनका निर्धारण वर्णों के आधार पर हो उन्हें क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। तो वर्णिक छंद कितने प्रकार का होता है, मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है पढ़ेंगे। तो मात्रिक छंद जो पढ़ा जाता है एक आर्य छंद पढ़ा जाता है, लेकिन वर्णिक छंद जो मुख्य हमारे लिए मुख्य हैं जिनमें से पेपर में आएगा वो वर्णिक छंद है। और वर्णिक छंद कितने प्रकार का बताया गया है? वर्णिक छंद दोस्तों 3 प्रकार का बताया गया है। सबसे पहले कौन सा? समवृत्त। कौन सा है? समवृत्त। सम माने समान, ठीक है, अर्थात जिसके चारों पदों में वर्णों की संख्या क्या रहे? बराबर रहे। वो छंद कौन सा होता है? वर्णिक छंद होता है। चारों पदों के अंदर वर्णों की संख्या जिसमें बराबर रहती है वो छंद कौन सा होता है मित्रों? समवृत्त कहलाता है। जैसे कि इंद्र वज्रा है
और जैसे कि अनुष्टुप छंद हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या वर्णों की मात्रा जो होती है चारों चरणों के अंदर, चरण मैंने बताए थे किसी भी श्लोक के कितने चरण होते हैं दोस्तों, 4 चरण होते हैं, ठीक है ना, 4 पाद होते हैं, 4 भागों में डिवाइड किया जाता है श्लोक को, ठीक है। उन 4 भागों के प्रत्येक भाग में वर्णों की संख्या जहाँ बराबर रहे वो छंद कौन सा है, समवृत्त। उसके बाद में मैंने नाम लिया अर्ध समवृत्त। अर्ध समवृत्त माने आधा समान, आधा आधा जो समान हो, अर्थात जिसके अंदर पहला और तीसरा चरण समान हो, पहला और तीसरा चरण समान हो, दूसरा और चौथा चरण समान हो, अर्थात जिस श्लोक की या जिस छंद के पहले और तीसरे चरणों में वर्णों की मात्रा समान हो, दूसरे और चौथे चरणों में वर्णों की मात्रा क्या हो, समान हो, बराबर हो, वर्ण संख्या बराबर हो, वह छंद कौन सा है, अर्ध समवृत्त छंद है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं विषम वृत्त। विषम माने विषम अलग अलग, जहाँ पर सभी में अलग अलग वर्णों की संख्या हो, सभी चरणों के अंदर जहाँ पर वर्णों की संख्या क्या हो, अलग अलग हो, वो उस छंद को क्या कहते हैं, विषम वृत्त कहते हैं। उदाहरण है जैसे गाथा, उद्गाथा, मैंने आपको नाम वैसे ही बताने के लिए लिख दिया, आगे जब हम पढ़ेंगे छंदों को पढ़ेंगे तब इनके बारे में और विस्तार से जानेंगे। आपके लिए यहाँ जानने लायक यही है छंद कितने प्रकार का होता है, आंसर आना चाहिए 2 प्रकार का, ठीक है। क्या नाम है, एक प्रकार का नाम है वर्णिक छंद, वर्णिक को वृत्तम भी कहा जाता है, दूसरा प्रकार है मात्रिक छंद, और मात्रिक छंद को जाति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वर्णिक छंद का निर्धारण किसके आधार पर होता है, वर्णिक छंद का जो निर्धारण होता है वर्णों की संख्या के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है मित्रों, वर्णों की संख्या के आधार पर होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ जानेंगे कि वर्णिक छंदों में गणों के आधार पर भी छंदों को अलग अलग किया जाता है, गण, यगण, मगण, तगण, आगे हम जानेंगे, अभी तुरंत जानेंगे, ठीक है ना। तो जहाँ पर वर्णों की संख्या के आधार पर, वर्णों के आधार पर जहाँ छंदों का निर्धारण होता हो वो छंद कौन से होते हैं दोस्तों, वो वर्णिक छंद होते हैं। और जहाँ मात्रा के आधार पर छंदों का निर्धारण हो वो छंद कौन से होते हैं, मात्रिक छंद होते हैं, ठीक है। और वर्णिक छंद फिर आगे कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या है, समवृत्त। समवृत्त में क्या होता है, चारों चरणों के अंदर जो मात्राओं की, जो वर्णों की संख्या क्या रहती है, बराबर रहती है। वर्णिक छंद में चारों चरणों के अंदर वर्ण क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, वर्णों की जो संख्या होती है बराबर होती है। जिस प्रकार अनुष्टुप छंद पढ़ते हैं, अनुष्टुप छंद के चारों चरणों के अंदर प्रत्येक चरण में वर्ण कितने होते हैं, 8 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार जो अर्ध समवृत्त है, अर्ध समवृत्त में क्या होता है, बस इतना याद रखो, अर्ध समवृत्त में आधों की जो संख्या होती है वो बराबर होती है और आधों की संख्या अलग होती है, ठीक है ना। नहीं समझ आ रहा, अर्ध समवृत्त को ऐसे याद रखो आप कि अर्ध समवृत्त कहने से हम क्या समझे, आधा, सम माने समान, वृत्त माने छंद, ठीक है ना। जो छंद आधा समान हो, आधा समान कैसे, जहाँ पर पहला और तीसरा, ये छांट लेना, सम और विषम को छांट लेना, पहला और तीसरा क्या हो, एक, पहले और तीसरे चरण में क्या हो, वर्णों की मात्रा एक जैसी हो, दूसरे और चौथे में क्या हो, वर्णों की मात्रा क्या हो, एक जैसी हो। जहाँ पर पहले और तीसरे में, दूसरे और चौथे में वर्णों की मात्रा समान हो वो छंद कौन सा कहलाता है मित्रों, अर्ध समवृत्त छंद कहलाता है। और विषम वृत्त कौन सा होता है, जहाँ सभी छंदों के अंदर, सभी चरणों के अंदर वर्णों की जो मात्रा है वो अलग अलग होती है, वह छंद कौन सा होता है, विषम वृत्त होता है, ठीक है। और मात्रिक जो छंद है इनका निर्धारण किसके आधार पर होता है, मात्रा के आधार पर किया जाता है। कहती है मात्रा, मैंने आपको बताया था कि मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं। ह्रस्व के लिए जहाँ पर एक मात्रा का समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वो क्या होता है, ह्रस्व होता है। अर्थात ह्रस्व की कितनी मात्रा हुई, एक मात्रा। जहाँ पर किसी मात्रा के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे वह कौन होता है, दीर्घ होता है। अर्थात दीर्घ की कितनी मात्राएं होती हैं,
2 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और जहाँ पर जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। इस प्रकार प्लुत की कितनी मात्राएं होती हैं मित्रों? 3 मात्राएं होती हैं। याद रखना है हमें, ह्रस्व की कितनी मात्रा? 1 मात्रा, ठीक है। दीर्घ की कितनी मात्राएं? 2 मात्राएं। और प्लुत की कितनी मात्राएं मित्रों? 3 मात्राएं, ठीक है ना। तो ह्रस्व के लिए 1 मात्रा, दीर्घ के लिए 2 मात्रा और प्लुत के लिए कितनी मात्रा हुई? 3 मात्राएं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात एक है कि अगर ह्रस्व स्वर के बाद, ह्रस्व के बाद यदि संयोग होता हो, मतलब आगे कोई हलंत स्वर, हलंत व्यंजन आता हो, तो उस ह्रस्व को भी कितनी मात्राओं को गिनना है? 2 मात्राओं को। जिस प्रकार की मैं एक शब्द लिखता हूँ चक्कर, ठीक है। देखो च क्या है? ह्रस्व है, लेकिन च के बाद में संयोग क्या है? क, हलंत क आ रहा है कि नहीं? तो वह क किस में जुड़ जाएगा? इसमें जुड़ जाएगा। और इस प्रकार इसकी कितनी मात्राएं गिनी जाएंगी दोस्तों? इसकी भी 2 मात्राएं ही गिनी जाएंगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो ये तो होता है मात्राओं को गिनने का नियम। उसके बाद में हम देखते हैं गुरु और लघु की व्यवस्था क्या होती है। पहले तो हमें पता होना चाहिए गुरु क्या होता है, लघु क्या होता है। इसको मिटा देता हूँ। मिटाने से पहले आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दूँ? तो गुरु और लघु की व्यवस्था जब हम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए गुरु किसे कहते हैं, लघु किसे कहते हैं। तो गुरु दोस्तों, जो गुरु हम सामान्य अर्थ में समझें तो गुरु कहते हैं दीर्घ को। किसे कहते हैं? दीर्घ को। और लघु कहते हैं ह्रस्व को। लघु किसे कहते हैं? ह्रस्व को। गुरु क्या होता है? दीर्घ। और लघु क्या कहलाता? लघु किसे कहते हैं? ह्रस्व। जैसे कि नाम से ही पता है, गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा, ठीक है ना। तो गुरु दीर्घ को कहेंगे और लघु किसको कहेंगे? ह्रस्व कहेंगे। और गणों को पढ़ते समय छंदों के अंदर गुरु का जो चिन्ह होता है, गुरु का चिन्ह होता है अवग्रह, ठीक है। और लघु जो होता है, हम इससे खड़ी पाई से गिनते हैं इसको, लघु को। गुरु के लिए चिन्ह क्या हुआ? ये वाला एस भी बोल सकते हैं इसको। और लघु के लिए चिन्ह क्या हुआ? आई, ठीक है। इतना याद रहना चाहिए। तो ये लघु और गुरु कैसे होता है, किस प्रकार हम इसको समझेंगे? तो लघु और गुरु के लिए एक श्लोक दिया गया है। सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गो च गुरुर्भवेत् वर्णः संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपीवा। तो देखो दोस्तों क्या है कि गुरु और लघु की व्यवस्था करते समय हमें ध्यान में रहना चाहिए कि जो जन्मजात गुरु और लघु कौन होते हैं। जन्मजात गुरु और लघु कौन होते हैं? ह्रस्व ए, ई, उ, री और लरी। ह्रस्व ए अर्थात अक जो प्रत्याहार होता है वह क्या गिना जाता है? उसके सारे जो वर्ण होते हैं वो किसमें गिने जाते हैं? लघु के अंदर गिने जाते हैं। इस प्रकार अ, ह्रस्व ए भी क्या होगा? लघु, 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 लघु और लघु, ठीक है। उसके बाद में जन्मजात दीर्घ कौन होते हैं? हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ए, ई, उ, री और लरी क्या होते हैं? लघु होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ ये क्या कहलाते हैं? गुरु कहलाते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर अकेला ग लिखा है तो ये क्या होगा? लघु होगा। अगर गा लिखा है तो क्या होगा? गुरु होगा। अगर गी लिखा है तो क्या होगा? इस क्या गिनेंगे? इसको लघु गिनेंगे। अगर गी लिखा है तो इसको क्या गिनेंगे? गुरु गिनेंगे। लेकिन यदि गे लिखा है, तो इसको क्या गिना जाएगा? गुरु गिना जाएगा।
गो लिखा है तो क्या गिना जाएगा? गुरु गिना जाएगा। गऊ लिखा है तो भी क्या गिना जाएगा? गुरु गिना जाएगा। बिल्कुल कन्फ्यूज़न में, यूँ कन्फ्यूज़न में नहीं रहना कि गे तो क्या होगा? लघु होगा, और गई क्या होगा? ये गुरु होगा। नहीं, चाहे गे है चाहे गई है, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या होंगे? गुरु ही होंगे। एक बार फिर याद रखो आप, अ ई उ रील री ये क्या होते हैं? लघु होते हैं। आ ई उ दीर्घ री ए ओ आई औ ये क्या होंगे? गुरु ही गिने जाएंगे। इसी प्रकार आगे एक श्लोक जो नीचे लिखा हुआ है इसको देखिए, ये क्या कहता है कि सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गो च गुरुर्भवेत्, कि सानुस्वार, अनुस्वार युक्त कोई अगर वर्ण आता है, अगर कोई वर्ण आए, कोई भी स्वर आए, तो वो क्या गिना जाएगा? गुरु ही गिना जाएगा। जिस प्रकार की गम, इसे क्या गिनेंगे मित्रों? इसे गुरु गिनेंगे। के ऊपर अनुस्वार है, इसे भी क्या गिनेंगे? गुरु गिनेंगे। मतलब कोई भी वर्ण जो अनुस्वार से युक्त है वो क्या गिना जाएगा? गुरु गिना जाएगा। ठीक है, तो अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या कहा? सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गो च गुरुर्भव। एक तो अनुस्वार युक्त, एक इसने कहा कि दीर्घ। दीर्घ मैंने आपको बताई दिए कौन है? आ ई उ री ए ओ आई औ। इनको भी किस में गिनेंगे हम दोस्तों? इनको भी गुरु ही गिनेंगे। और उसके बाद में इसने क्या बताया कि विसर्गो च गुरुर्भवेत्, अगर कोई वर्ण विसर्ग से युक्त है, जैसे गह, ठीक है ना, तो यह गह, यह क्या है? विसर्ग से युक्त है, माने यह भी गुरु है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा राम, हा, तो यहां देखो दोस्तों क्या है? रा, आ है, इसे क्या गिनेंगे दोस्तों? इसे गुरु गिनेंगे। तो गुरु के लिए चिन्ह कौन सा लगाएंगे? एस का। मैं प्रथम दृष्टया नहीं पढ़ा होता तो हमें क्या लगता है? अरे ये तो मैं है, ठीक है ना, विसर्ग है, तो ये कौन सा आ की मात्रा है, कौन सा दीर्घ है? नहीं, अगर विसर्ग युक्त भी कोई वर्ण है तो वो क्या गिना जाएगा दोस्तों? वो भी गुरु गिना जाएगा। और उसके लिए निशान कैसे लगेगा? इस प्रकार का निशान लगेगा, विसर्गो च गुरुर्भवेत्। तो देखिए, वर्ण संयोग पूर्वश्च क्या कहता है कि वर्ण संयोग पूर्वश्च, वर्ण जो संयोग पूर्वक है, जिसके बाद में कोई हलंत वर्ण आ रहा है, वो भी क्या गिना जाएगा? गुरु ही गिना जाएगा। जिस प्रकार की वहनी, अग्नि, तो देखिए वहनी, अग्नि, इनमें क्या है? वह के बाद में क्या? है किस प्रकार का है? हलंत। अगर प्रथम दृष्टया देखें तो वह किस प्रकार लग रहा है? हमें लघु लग रहा है, लेकिन वह के बाद में क्या आ रहा है? हलंत है आ रहा है, इसलिए वह को क्या गिनेंगे? गुरु गिनेंगे। नी ह्रस्व है तो नी को क्या गिनेंगे? लघु गिनेंगे। इसी प्रकार ए क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि ए तो लघु होता है, लेकिन ए के तुरंत बाद क्या आ रहा है? ये ध्यान में रखने लायक चीजें हैं। ए के तुरंत बाद में क्या आ रहा है मित्रों? ए के तुरंत बाद में हलंत गए आ रहा है। इसका मतलब ये क्या गिना जाएगा? यह भी गुरु गिना जाएगा। अर्थात हलंत वर्ण जिसके बाद आ रहा है, जिसके बाद हलंत वर्ण आ रहा है, वह या हलंत से आगे वाला, हलंत से आगे वाला जो वर्ण होता है वह गुरु गिना जाता है। और नी क्या है? यह लघु है ही। इतना समझ में आ गया। इसके बाद में कहता है पादांत गोपीवा। पादांत गोपी का मतलब पाद का अंतिम जो वर्ण होता है, पाद का अंतिम जो वर्ण होता है वह आवश्यकता पड़ने पर लघु अगर हो तो भी उसको क्या गिनेंगे? उसको गुरु ही गिनेंगे। क्या गिनेंगे दोस्तों? उसको गुरु ही गिनेंगे। तो ये थी लघु गुरु व्यवस्था कि एक बार फिर समझ लेते हैं हम और बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं, अगर नहीं समझ में आए, क्योंकि इनकी समस्याएं बहुत होती हैं। मैंने आपको बताया कि जो ह्रस्व जो वर्ण हैं, ह्रस्व जो स्वर हैं, क्या है दोस्तों? ह्रस्व जो स्वर होते हैं,
ए, ई, ऊ, री, री, ये सारे के सारे क्या गिने जाते हैं? लघु गिने जाते हैं। और इनके लिए क्या चिन्ह होता है? इनके लिए चिन्ह होता है आई। ठीक है। और जो दीर्घ जो स्वर होते हैं, दीर्घ जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ओ, आई, औ, दीर्घ री, ये सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों? ये सारे के सारे गुरु होते हैं। लेकिन ध्यान रखने लायक जो हम गलतियां करते हैं वो यही गलतियां करते हैं कि सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि अनुस्वार युक्त अगर कोई वर्ण होता है, अनुस्वार युक्त कोई भी वर्ण है, चाहे वो लघु हो चाहे वो गुरु हो, वो गुरु ही गिना जाएगा। ठीक है ना। अनुस्वार युक्त वर्ण क्या गिना जाएगा दोस्तों? वो गुरु ही गिना जाएगा। विसर्ग युक्त अगर कोई वर्ण हो तो वो क्या गिना जाएगा दोस्तों? वो भी गुरु ही गिना जाएगा। अगर कोई वर्ण संयोग पूर्वक है, अर्थात किसी वर्ण के बाद में कोई हलंत वर्ण आ रहा है, चाहे स्वर के बाद में कोई हलंत वर्ण आए, चाहे किसी व्यंजन के बाद में कोई हलंत वर्ण आए, तो भी उसको क्या गिनेंगे दोस्तों? उसे गुरु ही गिनेंगे। ठीक है ना। और पाद का जो अंतिम होता है, पाद का जो अंतिम वर्ण होता है, वो अगर लघु भी हो तो भी उसे क्या गिना जाएगा? गुरु गिना जाएगा। सदनुष्टुप छंद का ये देखिए, इसी के ऊपर लघु और गुरु व्यवस्था करके देख लेते हैं कि सा किस प्रकार का है, ह्रस्व है या दीर्घ है? ये तो दीर्घ है, तो इसके ये क्या गिनेंगे? गुरु गिनेंगे। और गुरु के लिए चिन्ह कौन सा लगाएंगे? एस का लगाएंगे। उसके बाद में नू, नू के किसकी मात्रा है? ऊ की। कौन से ऊ की? ह्रस्व ऊ की। तो इसको क्या गिनेंगे? इसको तो जी हमने तो गिनना है लघु, लेकिन क्या कहा इसने? वर्ण संयोग पूर्वश्च। इधर देखो, वर्ण संयोग पूर्वक अगर कोई वर्ण है तो उसे क्या गिनो दोस्तों? उसे गुरु ही गिनो। अर्थात इधर देखो संयोग पूर्वक क्यों? कि नु के तुरंत बाद जो है हलंत क्या आ रहा है? स आ रहा है। सीधी भाषा में बोलें तो आधा स आ रहा है। तो अगर ह्रस्व के बाद में कोई आधा वर्ण आए तो उस ह्रस्व को क्या गिनना है? उसे दीर्घ, उसे गुरु ही गिनना है। इसलिए हमने इसको क्या गिना दोस्तों? गुरु गिना। उसके बाद में वाह, वाह किस प्रकार का है? वाह तो ऑलरेडी क्या है? गुरु है। ठीक है। और रै किस प्रकार का होता है? रै वैसे तो होता है गुरु, रै गुरु ही होता है। क्यों? क्योंकि जो ह्रस्व हैं वो सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? गुरु हैं। और सॉरी, ह्रस्व क्या होता है मित्रों? ह्रस्व लघु होता है, क्योंकि जो सारे के सारे जो ह्रस्व होते हैं वो लघु ही होते हैं। इसी प्रकार रै भी ह्रस्व है, लेकिन रै के तुरंत बाद में क्या आ रहा है? आधा वर्ण आ रहा है। इसलिए रै को क्या गिनेंगे? यहाँ पे गुरु ही गिनेंगे। ठीक है ना। लेकिन चै किस प्रकार का है? चै तो जी ह्रस्व है, तो चै के बाद में कोई आधा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा है तो इसको क्या करेंगे? इसको लघु गिनेंगे। उसके बाद में दीर्घश्च। देखो दी वैसे भी दीर्घ है, दीर्घ की मात्रा है, तो इसे वैसे भी दीर्घ को, दी को क्या गिनेंगे दोस्तों? गुरु ही गिनेंगे। और चूंकि दी के तुरंत बाद रेफ, रे आ रहा है ना, आधा रे हलंत, जो ये ऊपर मात्रा लगी होती है क्या होती है? ये आधे रे की मात्रा होती है। देखो अगर किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ कि जो ऊपर लगा रेफ होता है दोस्तों वो तो होता है आधा रे। अगर किसी के पाँव में रे होता है ना, वो रे होता है पूरा। वो रे क्या होता है दोस्तों? पूरा होता है। क्योंकि जो पूरा व्यक्ति होता है वो ही आधे व्यक्ति को कंधे पे बिठा सकता है, वो ही क्या कर सकता है? कंधे पे बिठा सकता है। तो यहाँ रै कहाँ है? नीचे है। नीचे है कि नहीं है? और ग क्या है? इसके ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ग जो है वो आधा है, रै क्या है? पूरा है। और जो रेफ ऊपर लगा होता है, ऊपर जो रे की मात्रा होती है, रे को मात्रा भी बोलते हैं, इसे रेफ भी बोलते हैं, जो ऊपर होगा वो क्या होगा दोस्तों? आधा होगा। ठीक है ना। तो इस दी को, दी के दीर्घ ई की मात्रा है, इसलिए इसको क्या गिनेंगे? गुरु गिनेंगे। अगर दी के छोटी की मात्रा भी होती तो भी इसको क्या गिनते? इसको दीर्घ ही गिनते। क्यों? क्योंकि आगे क्या आ रहा था? रेफ आ रहा था। ठीक है ना। तो इसको दीर्घ। और घ,
वैसे तो क्या है ह्रस्व है, लेकिन इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, इसके तुरंत बाद जो आ रहा है हलंत श आ रहा है, इसलिए इसको भी क्या गिनेंगे। अनुस्वार युक्त जो वर्ण क्या होता है, हमेशा गुरु होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हरिम वंदे, तो देखो मित्रों है क्या है लघु है। र के भी छोटी की मात्रा इधर से देखते हैं तो ई क्या होता है, लघु होता है, अर्थात ये तो लघु होगा। लेकिन अनुस्वार युक्त जो वर्ण होता है, वर्ण री किस प्रकार का है, हरिम, ऊपर अनुस्वार है, तो इसलिए अनुस्वार युक्त वर्ण क्या होगा, हमेशा गुरु होगा। हमेशा क्या होगा मित्रों, हरिम वंदे, ठीक है ना। ये भी गुरु होगा, वह भी अनुस्वार युक्त है, इसलिए ये भी क्या होगा दोस्तों, गुरु होगा। और दे में क्या है, किस एक ही मात्रा है, तो आ ई उ री ए ओ आई ऊ, ये क्या होते हैं, सारे के सारे दोस्तों गुरु होते हैं, इसलिए भी क्या है, गुरु है, ठीक है ना। अनुस्वार युक्त वर्ण भी गुरु होगा। और जो विसर्ग युक्त जो वर्ण होता है वो भी क्या होता है दोस्तों, गुरु होता है। जैसे कि राम, अगर राम जब हम देखते हैं मित्रों, रा का रा क्या है, ये तो दीर्घ है, वैसे ही क्या होगा, गुरु होगा। लेकिन मैं हमें प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, लघु लग रहा है, लेकिन ये कहता है विसर्ग युक्त जो वर्ण होता है वो क्या होता है दोस्तों, गुरु होता है। इसलिए मैं विसर्ग युक्त है, विसर्ग लगा हुआ है, इसके साथ विसर्ग है, तो इसलिए इसको भी क्या गिनेंगे, गुरु ही गिनेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या कहता है कि वर्ण संयोग पूर्वश्च, संयोग, देखो क्या कह रहा है, संयुक्त वर्ण से पूर्व का अगर कोई वर्ण है वो भी क्या होगा, गुरु होगा। संयुक्त या संयोग जिसे कहते हैं, ठीक है ना। संयोग या संयुक्त क्या कैसे समझेंगे हम, संयोग या संयुक्त को इस प्रकार से समझेंगे कि पहले तो ये देख लेते हैं अत्र में जब हम देखते हैं तो हमें सामान्य क्या याद रहता है, त्रय अपने आप में वर्ण है, अक्षय अपने आप में वर्ण है, ज्ञ अपने आप में वर्ण है। लेकिन नहीं, त्रय किसको मिला के बनता है दोस्तों, त्रय बनता है हलंत तय और रै को मिला करके, ठीक है ना। अक्षय किसको मिला करके बनता है, हलंत कै और श को मिला करके, ठीक है। और ज्ञ किसको मिला करके बनता है, ज्ञ बनता है ज्ञ और ज्ञ को मिला करके, ठीक है ना। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण भी बोलते हैं। अर्थात संयुक्त वर्ण से, अगर संयुक्त वर्ण से जो पहले का जो वर्ण होता है वो क्या कहलाएगा, वो गुरु कहलाएगा। इसलिए अत्र, चूंकि ए के बाद में आधा तय आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए ए क्या होगा, गुरु होगा, ठीक है। और त्रय का जो रै है वो क्या कहलाएगा, वो लघु गिना जाएगा। उसी प्रकार अक्षर का जो ए है, क्योंकि अक्षर के ए के तुरंत बाद क्या आ रहा है, कै और श को मिलके बना है ना, तो कै आ रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, यह भी गुरु कहलाएगा। और क्षय का जो श है, मूर्धन्य शकार, वो क्या गिना जाएगा, लघु गिना जाएगा। उसी प्रकार ए प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है हमें, लघु ही तो लग रहा है, लेकिन ज्ञ बोलते हैं इसको, शुद्ध उच्चारण इसका ज्ञ होता है। लेकिन काल और परिस्थिति और समय के अनुसार आजकल हम इसको अज्ञ बोलने लगे हैं, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा तो गलत है। लेकिन तो इसलिए ये ठीक है, अगर चल रहा है तो ज्ञ, लेकिन जो शुद्ध तो जय ही उच्चारण है इसका। तो अ के बाद में तुरंत बाद में क्या आता है, हलंत जय आता है, इसलिए ए को क्या गिनेंगे, गुरु गिनेंगे। क्या गिनेंगे दोस्तों, गुरु गिनेंगे। और ज्ञा ये तो वही है, ठीक है ना, दीर्घ ही है, इसलिए इसको भी दीर्घ न ह्रस्व। एक तो संयुक्त वर्ण से पूर्व का कोई भी वर्ण है वो क्या गिना जाएगा, वो गुरु गिना जाएगा। और दूसरा संयोग से पहले, संयोग जब हो रहा हो, मैंने आपको बता दिया कि जैसे न्यक्कारो, एक श्लोक है, न्यक्कारो ययमेवम यदरयस् तत्राप्यसौ तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः। इस प्रकार से श्लोक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यक्कार शब्द देखते हैं, न्यक्कार,
समझने योग्य है। न्यक्कार के अंदर देखो न आ रहा है, ठीक है ना, आधा न है, लेकिन इस न को कुछ नहीं गिनना है हमें, न इस जो न है कुछ नहीं गिनना। इस य का जो गुरु होगा न के कारण नहीं होगा, य के तुरंत बाद में क्या आ रहा है, क आ रहा है। किस प्रकार का हलंत का आ रहा है, इसलिए इसको क्या गिनेंगे हम, क्या गिनेंगे दोस्तों, इसलिए हम इसको गिनेंगे गुरु, का गुरु, र लघु, ठीक है ना। मक्कार शब्द क्या है, मक्कार, मैं के तुरंत बाद क्या आ रहा है, हलंत क। तो इन दोनों को मिला करके इसे क्या गिना जाएगा दोस्तों, इन दोनों को मिला करके इसे क्या गिना जाएगा, गुरु गिना जाएगा, ठीक है ना। क्या गिना जाएगा दोस्तों, गुरु गिना जाएगा। क्लियर है ना। तो हमने ये पढ़ लिए। और पादांत गोपीवा, ये पादांत गोपी जो इसने बताया ना कि लिख लेते हैं यहाँ पे, हमें बढ़िया रहेगा कि पादांत गोपी, पादांत गोपी का अर्थ होता है कि पाद के अंत में, पाद के अंत में आवश्यकता अनुसार लघु होने पर भी गुरु पढ़ा जाता है। इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमारी सुविधा के लिए इसने कहा कि अगर पाद के अंतिम जो वर्ण है वो अगर लघु भी है तो उसको क्या गिनिए, गुरु गिनिए। तो ये थी हमारी लघु और गुरु व्यवस्था। मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत रही है तो यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर लिखिए। आपका कोई भी प्रश्न आप लिखा कीजिए दोस्तों। ज़्यादा सब्सक्राइबर वगैरह होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप में से कोई 2 विद्यार्थी भी नियमित रूप से कक्षाएं ले रहे हैं, मेरे लिए वह बहुत है। वो 2 बच्चे अगर प्रश्न कर रहे हैं तो मैं उनका उत्तर दूंगा, ज़रूर दूंगा। ये मत सोचिए कि आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा बेटा। चाहे 2 बच्चे प्रश्न करें, चाहे 200 बच्चे प्रश्न करें, लेकिन प्रश्न किया कीजिए। आप प्रत्येक वीडियो को देखा कीजिए और उसको समझा कीजिए। आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद रहने वाली है। किसी कोचिंग सेंटर में नहीं बताया जाएगा, इतनी शिद्दत से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ये मैं लिख करके देता हूँ आपको, चाहे छंद हो कुछ भी, आपको नोट्स पकड़ाए जाएंगे जिस प्रकार से ये पेपर की डेट नज़दीक आ रही है। तो दोस्तों अब आगे हमें पता होना चाहिए जो हमें गण क्या होते हैं। प्रश्न होता है गण, जो मुख्य हमें काम आने वाला है यही है कि गण क्या होते हैं और गणों के चिन्ह कैसे होते हैं, इनका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो गण बनता कैसे है, गण बनाना सीखेंगे। तो छंदों में मात्राएं गिनने के लिए 3 वर्णों का एक गण बनाया जाता है, ठीक है ना। कितने वर्णों का गण बनता है दोस्तों, 3 वर्णों का एक गण बनाया जाता है। और गणों की कुल संख्या कितनी इम्पोर्टेंट है, वे भी इम्पोर्टेंट। आपकी अगर कोई सेकंड ग्रेड वगैरह का कोई कर रहा है तो उसके लिए क्या आपको पता होना चाहिए कितने गण होते हैं दोस्तों। गण होते हैं टोटल 8 गण होते हैं। और गणों का जो सूत्र होता है किस प्रकार याद रखा जाएगा, तो एक ये सूत्र बनाया है, यमाता राजभान शलगा, यमाता राजभान शलगा। अर्थात यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, एक लघु और एक गुरु। इस प्रकार गण कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक लघु है और एक क्या है, गुरु है। तो किस प्रकार बनते हैं गण, कितने होते हैं दोस्तों, गण 8 होते हैं। प्रत्येक गण का एक एक नाम होता है। तो दोस्तों देखिए ये 8 मैंने नाम लिख दिए हैं गणों के, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण और लघु और गुरु। तो अब हमें पता होना चाहिए कि यगण में क्या होता है, यगण किसे कहते हैं। तो यगण का निर्धारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, य से शुरू करना पड़ेगा। कहाँ से शुरू करना पड़ेगा दोस्तों, य से शुरू करना पड़ेगा। और आपको पता ही है गण में क्या होते हैं, 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। और कौन से 3 वर्णों का, यमाता राजभान शलगा, इस सूत्र के 3 वर्णों का, ठीक है ना। तो इस सूत्र के 3 वर्णों में सबसे पहले हमें यगण देखना है। तो मतलब 3 वर्णों का एक समूह बनाएंगे यगण से, य सहित। तो य माता,
ये 3 वर्णों का समूह बना मित्रों, 3 वर्णों का समूह बना। तो यह क्या है, यह जो है लघु है, माँ क्या है, गुरु है, और ता क्या है, गुरु है। ठीक है, तो यगण का हमने निर्धारण किया इस प्रकार, यमाता, अर्थात यमाता यगण में क्या होगा कि पहले वाला जो है लघु और बाकी 2 क्या है, गुरु। तो यगण का पहचान क्या है, ISS, अर्थात आदि लघु। क्या है दोस्तों, आदि लघु। मतलब क्या कि आदि जो शुरू वाला है वो लघु, और जो बाद वाले 2 बच गए वो क्या होंगे, लघु। क्योंकि देखो क्या है, आदि जो है इसका लघु, आदि लघु मतलब पहले वाला लघु, और गण में होते कितने, टोटल 3 ही तो वर्ण होते हैं। अर्थात कि आदि वाला, शुरू वाला, पहले वाला तो लघु हो गया, और बाकी जो 2 बच गए बाद वाले वो क्या होंगे, वो होंगे गुरु। इसलिए हमने इसे क्या कहा कि आदि लघु, इतना ही जिक्र किया हमने। बाकी अपने आप समझ जाएगा अगला कि आदि अगर लघु है तो बाकी जो 2 बचे वो क्या होंगे, गुरु होंगे। इसी प्रकार जब हम मगण का निर्धारण करते हैं दोस्तों, मगण का निर्धारण जब हम करते हैं तो मगण में देखते हैं कि मैं से शुरू किया, क्योंकि बनेगा मगण। अगर नाम यगण है तो य से शुरू करना है, मगण है तो म से शुरू करना है, तगण है तो तय से शुरू करना है, रगण है तो रै से शुरू करना है। ठीक है ना। तो मगण में देखिए माँ किस प्रकार का है, गुरु है, ता किस प्रकार का है, गुरु है, और रा किस प्रकार का है, गुरु है। मतलब तीनों के तीनों इसमें क्या है, गुरु है। तो हमने पहले तो यहाँ पे इसका निशान लिखा, तीनों के तीनों गुरु, और यहाँ पर लिखा सर्व गुरु, अर्थात सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, गुरु हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार तीसरा क्या है, तीसरा गण कौन सा है, तगण। तीसरा गण कौन सा है, तगण। और तगण में फिर देखो कहाँ से शुरू करेंगे दोस्तों, ता से शुरू करेंगे। और ता क्या है, ता किस प्रकार का है मित्रों, ता क्या है, गुरु है। और ता के बाद में दूसरा कौन है, रा, ये भी क्या है, गुरु है। और अंत वाला क्या है, जय क्या है, लघु है। तीनों का ही तो समूह बनाना है ना, तो तीनों का समूह ता से शुरू करना है। यगण कहे तो य से शुरू करना, मगण कहे तो माँ से शुरू करना, तगण कहे तो त से शुरू करना, रगण कहे तो र से शुरू करना। ठीक है ना। शुरू करना और आगे वाले 2 को और जोड़ लेना, मतलब तीनों का एक जोड़ा बना लेना। ठीक है। तो ता कहने पर ताराज है, इसको देखा तो हमने क्या पाया कि यहाँ पे जो शुरू वाले हैं 2 क्या है, गुरु है, अंत वाला क्या है, लघु है। तो हमने इसका पहचान चिन्ह लगाया SI, अर्थात विशिष्टता किसकी है, विशिष्टता तो इसी की, अलग तो यही है। तो हमने लिखा अंत लघु। क्या लिखा दोस्तों, अंत लघु। ठीक है ना। इसके बाद में रगण। रगण देखो कहाँ से शुरू करेंगे हम दोस्तों, र से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, र से शुरू करेंगे। तो रा देखो किस प्रकार का इस सूत्र के अंदर, इस सूत्र के अंदर तो जी रा जो है गुरु है। जय किस प्रकार का है, लघु है। भा किस प्रकार का है, गुरु है। ठीक है। तो रगण की पहचान क्या है, SIS। विशिष्टता देखो कि मध्य वाला क्या है, इसका बीच वाला लघु है, बाकी 2 गुरु हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, मध्य लघु। क्या लिखा दोस्तों, मध्य लघु। इसके बाद में देखिए मित्रों जगण। जगण को देखने के लिए वापस यहीं चलते हैं। जगण किस प्रकार का है, जय। जय क्या है, लघु है। भय क्या है, गुरु है। और नय क्या है, यह भी लघु है। ठीक है ना। तो जगण कहने पर ISI, तो ये जगण किसका आदमी है भाई, ISI वालों का आदमी है जगण। ठीक है ना। तो इसकी विशिष्टता क्या है, इसका मध्य वाला क्या है, गुरु। तो इसको क्या कहेंगे, मध्य गुरु। इसके बाद में देखिए भगण। चलिए भय से शुरू कीजिए। भय कैसा है, गुरु है। नय कैसा है, लघु है। स कैसा है, लघु है। ठीक है ना। SII। यहाँ पर विशिष्टता क्या है, अलग कौन है, अलग शुरू वाला है। शुरू वाला क्या है दोस्तों, शुरू वाला तो गुरु है। तो इसको क्या कहेंगे, आदि गुरु। क्या कहेंगे, आदि गुरु। ठीक है। उसके बाद में भगण के बाद में क्या आता है, नगण आता है। आता है कि नहीं आता है,
तो नगण जब आता है तो न से शुरू कीजिए। न किस प्रकार का है यहाँ पे, लघु। स किस प्रकार का, लघु। ल किस प्रकार का, लघु। ठीक है। और राजभान सलगा, सॉरी दोस्तों, नगण का निर्धारण कीजिए। न लघु, स लघु और ल भी क्या है, लघु। तो इसके मतलब तीनों के तीनों क्या हैं, लघु हैं। आई आई आई, और इसे क्या कहेंगे हम अपनी भाषा में, सर्व लघु। ठीक है। उसके बाद में सगण। सगण, सगण में क्या है, सगण में देखते हैं तो से शुरू करते हैं, आई आई एस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई आई एस, आई आई एस, अर्थात अंत गुरु। क्या है मित्रों, अंत गुरु। ठीक है। और उसके बाद में लघु, तो लघु ही रहेगा, और गुरु गुरु रहेगा। वैसे भी लघु के लिए देखो ल क्या है, लघु ही तो है, और गा जो होता है गुरु। ठीक है ना, तो गुरु। तो इस प्रकार ये थे हमारा छंदों का निर्धारण। याद रखने के लिए यगण कहने पर आपको समझ जाना है अपने आप कि यगण माने आदि लघु, यगण माने आदि लघु, मगण माने सर्वगुरु, तगण माने अंत लघु, रगण माने मध्य लघु, जगण माने मध्य गुरु, भगण माने आदि गुरु, नगण माने सर्वलघु, सगण माने अंत गुरु। अगर नहीं आपके याद रहता ये अंत गुरु मध्य गुरु, तो आपको क्या करना है, आपको पेपर शुरू होते ही जैसे ही आपके छंद वाले 2 या 3 प्रश्न आए, वैसे रीट के लिए तो 1 प्रश्न आएगा, सेकंड ग्रेड के लिए 2 से 3 प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले आपको जाकर के क्या करना है, जो आपके पास रफ पेज होता है, जो आपको रफ पेज दिया जाता है, वहाँ पर या माता राजभान सलगा लिख लीजिए दोस्तों आपको, जैसे कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। जैसे ही हम छंद करेंगे, छंद हम इस तरीके से करेंगे कि आपको ये सारी रामायण याद भी ना करनी पड़ेगी। प्रत्येक छंद को हम गा कर ही करेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल ज़्यादा सोचना ही ना पड़े। ठीक है ना। तो ये था, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है दोस्तों। नहीं समझ में आया तो आपके अंदर जो भी प्रश्न है वो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। बढ़िया लगता है आपको, कुछ समझ में आ रहा है, लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और लोग कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी टॉपिक के साथ, इसी को आगे बढ़ाते हुए कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, पुनर्मिलामः।